जी। देखो नौकरी में हो क्या रहा है, जैसे आप अग्निवीर के बारे में जानते होंगे, जहाँ हमारी भारतीय सेना में कुछ नौजवान ऐसे भर्ती किए जाएंगे जो केवल 4 साल जॉब देंगे, उसके बाद उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ठीक ऐसा ही कंसेप्ट हमारी स्टेट बैंक ने सबसे पहले लाया है। अच्छा। अब और हमारी बैंक भी इसे अडॉप्ट करने के रास्ते पर है। कोई भी टॉपिक उठाएं, एग्रीकल्चर में 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट में से कोई एक टॉपिक उठाएं, उस टॉपिक को आप डिटेल में स्टडी करिए, आपको आपकी ज़िंदगी की राह मिल जाएगी। जो बैच पास आउट हो रही है वो बस ये चाहती कि किसी भी तरीके से नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद मैंने शेड्यूल रखा था कि मेरे पास 30 दिन है, मुझे इसमें कम से कम 3 रिवीजन करनी है। लेकिन जैसे जानते हैं कि एक होता है आपका प्लान, एक होता है गॉड का प्लान। तो गॉड ने बस 2 ही रिवीजन करवा दी, 1 रिवीजन नहीं कराई। हालांकि 2 रिवीजन मेरे लिए सफिशिएंट थी। 2 रिवीजन में सिलेक्शन हो गया। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है दोस्तों आप लोगों से। तो आज के इस वीडियो में एक छोटा सा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तेज सर के साथ, जो कि अभी कैमरामैन बने हुए हैं। और अभी 2 महीने बचे, 40 दिन बचे हुए IBPS के लिए। और सर अभी वर्किंग पे हैं यूनियन बैंक में, तो उनके साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट है, आप पूरा देखिए, आपको मज़ा आएगा। तो सर यूपी कैसा लग रहा है आपको? देखो यूपी जैसे पहले था अब बदल गया है। अच्छा। कि सोचा नहीं था यूपी में आएंगे। अच्छा। किस्मत कह सकते हैं, बाई चांस कह सकते हैं कि आ गए हैं। पहले बहुत, जब शुरुआत में आए थे तब बहुत घटिया लगा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों के साथ पहचान हो रही है, जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं नए नए लोग, उस हिसाब से लग रहा है कि लोग सही हैं। एनवायरनमेंट थोड़ा गड़बड़ है। सही। लेकिन इन्वायरमेंट भी तो लोगों से ही गड़बड़ होता है ना। मैं लोगों के इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है 47 डिग्री की, जितनी राजस्थान में नहीं पड़ती। अच्छा। जितनी यहाँ ठंड पड़ती है उतनी मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं की थी। और बारिश तो मान के चलो हमारे यहाँ कॉमन ही है। बस गर्मी और सर्दी का फैक्टर मुझे थोड़ा जम नहीं रहा है। अच्छा, तो मतलब जब आप सेलेक्ट कर रहे थे बैंक, तो ऐसा कभी सोचा था कि मिल जाएगा यूपी में पोस्टिंग, या फिर कहीं और चॉइस था कि भाई यहाँ पे मिलना चाहिए मुझे पोस्टिंग? देखो शुरुआत से मेरा अंदाज़ा यही था कि मैं साउथ में जाऊँगा, लेकिन नॉर्थ में आ गया। ऐसा मतलब कोई पर्टिकुलर था नहीं कि जाना कहाँ है, बस पर्टिकुलर एक अंदाज़ा था कि लोग बता रहे थे कि यूनियन बैंक साउथ में ज़्यादा है, तो सोच रहे थे साउथ में जाएंगे। लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर कम होने की वजह से हम नॉर्थ में आ गए। नॉर्थ में एग्रीकल्चर ज़्यादा है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की ज़रूरत रहती है, तो इसलिए यूपी में आ गए। बढ़िया है। तो मतलब नवरात्रि अभी हुआ पूरा 9 दिन, तो आनंद लिया आपने? प्रसाद वगैरह कहीं खाया? 9 दिन की जो बात कर रहे हैं आप, अभी सितंबर क्लोजिंग हुई है, और हालांकि क्लोजिंग के बाद हर बैंकर का हाल आप जानते ही है। हाँ। वो बस चाहता है कि आदमी खाए सो जाए। इसके बाद उसको कोई काम करना है नहीं। हाँ। नवरात्रि के बाद हमने केवल, नवरात्रि सितंबर क्लोजिंग के बाद आई है, नवरात्रि में हमने केवल खाए हैं और सोए हैं। हालांकि 2 दिन और बचे हैं, तब देखेंगे, रावण वगैरह देखेंगे। हालांकि व्रत वगैरह कोई हम रखते नहीं हैं। हाँ। बढ़िया। तो अभी जो 40 दिन बचे हुए हैं सर, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा वही है अभी। तो जैसे आपने तैयारी कर रहे थे, कॉलेज में थे आप, कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मतलब ये 40 दिन कैसे थे आपके? 40 दिनों में मेनली एक चीज़ मैंने ये करी थी, जब जैसे नोटिफिकेशन आया था, जैसे मैंने फॉर्म भरा था, मेरे पास 1 मंथ था, यानी कि लगभग 30 दिन थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि शुरुआत के 5 दिन, जैसे मैंने पहला शेड्यूल था 12 बजे तक एग्री, उसके बाद जनरल बैंकिंग का करना, यानी क्वांटिटी इंग्लिश करना। तो मैंने शुरुआत के 5 दिन वही जारी रखा, और उस दिन बाद में एहसास हुआ कि नहीं, थोड़ा सा कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद मैंने एग्री का टाइम घटा दिया, जिसको घटाते प्री के जब 4-5 दिन बचे थे एकदम 0 कर दिया। अच्छा। समय आगे जा रहा था, वैसे मैं टेस्ट पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। जैसे कि दिन में पहले 1 टेस्ट देता था, उसके बाद मैंने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दिए, कभी 2 कभी 3, ऐसे करते करते मैं डेली के 3 टेस्ट देने लगा। पूरा मैं डिपेंड टेस्ट पे हो गया था। मेरे प्रैक्टिस पूरी तरीके से, मतलब जैसे हम कहते हैं कि पर्टिकुलर, जैसे हमने सिटिंग क्या प्रैक्टिस करनी है, क्वांट के अलग अलग क्वेश्चंस की, तो नहीं, मैंने बस टेस्ट पे डिपेंड हो गया। और टेस्ट और एनालिसिस मेरे दिन का बस यही काम था। अच्छा। लेकिन इसमें बीच में मैंने एक चीज़ ये करी थी कि मैंने अपना इंग्लिश की जो रीडिंग थी उसको कभी बंद नहीं किया, वो अंत तक जारी रही। चाहे वो मेंस के लिए भी था, मैं जब मेंस के लिए अपेयर हुआ था तब भी मैंने रीडिंग जारी रखी थी, इंटरव्यू तक मैं रीडिंग करता रहा। रीडिंग मैंने बंद नहीं की कभी भी इंग्लिश। अच्छा, तो मतलब ये जो बचे हुए दिन थे, इसमें तो आप प्री और मेंस दोनों का टेस्ट देते थे कि वीकली? केवल मैं जो एकदम 25 दिन मैंने लास्ट के जो किया, केवल प्री का किया, सिर्फ प्री का किया। और जिस दिन प्री का एग्ज़ाम हुआ उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी, और अगले ही दिन मैंने प्री पूरा बंद कर दिया। उसके बाद ना क्वांट किया ना रीजनिंग किया, उसके बाद केवल इंग्लिश की सुबह रीडिंग और दिन भर एग्रीकल्चर। उसके बाद मैंने शेड्यूल रखा था कि मेरे पास 30 दिन है, मुझे इसमें कम से कम 3 रिवीजन करनी है।
लेकिन जैसे जानते हैं कि एक होता है आपका प्लान, एक होता है गॉड का प्लान। तो गॉड ने बस 2 ही रिवीजन करवा दी, एक रिवीजन नहीं करा दी। हालांकि 2 रिवीजन मेरे लिए सफिशिएंट थी। हाँ। 2 रिवीजन में सिलेक्शन हो गया। इस बार 1 महीने कम भी मिल रहे हैं, दिसंबर में ही है मेंस। दिसंबर में मेंस, देखिए मेंस या प्री समय का खेल नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस का खेल है। चाहे कितना भी कम समय हो, आपको बस आपकी प्रैक्टिस से भरोसा है तो हो जाएगा। देखो कोई भी सही मुहूर्त नहीं होता है। जैसे दिवाली आ रही, दिवाली हम अमावस्या की रात को करते हैं। लोग जनरली लोगों का परसेप्शन ये होता है कि अमावस्या की रात जो है अशुभ होती है, लेकिन उसी दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, यानी कि पैसे की पूजा करते हैं। तो कोई भी सही समय नहीं होता। जब जिस दिन आपको सही मौका मिले वो आपके लिए सही मुहूर्त, सही समय है। सही। तो अभी मतलब कि मेंस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई मेंस को कितना टाइम दें और प्री को कितना टाइम दें। देखो फिलहाल जो है अभी 40 दिन बचे हैं। अभी फ़िलहाल आपको बस टेस्ट पे, अभी से आपको टेस्ट पे डिपेंड हो जाना है। अच्छा। अभी से आप डेली के टेस्ट दीजिए, इंग्लिश की रीडिंग को और बढ़ाइए। मैं तो कहूँगा जिनका है नहीं इंग्लिश अच्छा, जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है इंग्लिश में, वो अपना रीडिंग बढ़ा दें। क्योंकि जितना आप रीडिंग करेंगे, जितना आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रहेंशन पे ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आपको ईजी जाने वाला है। टेस्ट की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि टेस्ट जो है हमारा एक शॉर्ट एनालिसिस होता है। एक टर्म होती है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये शॉर्ट एनालिसिस के लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है। मुझे ये सवाल देख के मेरे मन में ऊपर नीचे होने लगता है, मेरे पेट में गुड़गुड़ी होने लगती है। इन सारी चीज़ों पर काम करने के लिए आपके पास अभी समय है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सही। और ऑलरेडी आपने एक इंग्लिश पे बहुत प्रॉपर वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम बात करते हैं जैसे कि मतलब अभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है एग्ज़ाम में। जैसे मेन EFO का एग्ज़ाम रहता था तो उसमें वैकेंसी कम आ रही है, और देख रहे हैं कि धीरे धीरे गवर्नमेंट भी और भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही है बच्चों को एग्रीकल्चर में जो है। तो मतलब जो बच्चे हैं कॉलेज में हैं तो उनको मतलब कि क्या फ़ोकस करना चाहिए भाई, गवर्नमेंट जॉब प्रॉपर फोकस करें या फिर अदर अपॉर्चुनिटीज़ को देखें? देखो जब शुरुआत में BS एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ था तो उसका मेन फोकस यही था कि लोगों को हमें शिफ्ट करना है एग्रीकल्चर की तरफ। यानी कि आज जो हमारा किसान खेती कर रहा है, वो आपको क्या लगता है उसकी एक औसतन एजुकेशन क्या होगी? आपको क्या लगता है, एक अंदाज़ा बताइए मुझे कि उसकी एजुकेशन क्या तक होगी? जो हमारे ओल्ड एज थे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए थे, 8वीं 10वीं तक बहुत हो गया। मतलब देखो एक जनरली औसतन की मैं बात करूँ तो केवल थर्ड स्टैंडर्ड 3 साल की पढ़ाई जो है अच्छा एक एवरेज है हमारे इंडिया में। अगर आपको लगता है कि थर्ड स्टैंडर्ड तक आप पढ़ के आपको बाकी की बाहर की नॉलेज अगर आप बिना कुछ हाथ पाँव मारे अगर आपको आ जाती तो ये BS एग्रीकल्चर का एजुकेशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एजुकेशन का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ कि उसमें ग्रेजुएट होने वाले जो लोग होंगे वो आगे जाके हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारेंगे। हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन उन्हीं पे डिपेंड करता है। बट हुआ क्या, धीरे धीरे एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं रैदर देन फार्मिंग वो शिफ्ट हो गए कम्पिटिटिव की तरफ। अब जैसे कि प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो नौकरी भी आजकल कम हो रही है। अब आप पूछेंगे कैसे कम हो रही है? जी देखो नौकरी में हो क्या रहा है, जैसे आप अग्निवीर के बारे में जानते होंगे, जहां हमारे भारतीय सेना में कुछ नौजवान ऐसे भर्ती किए जाएंगे जो केवल 4 साल जॉब देंगे, उसके बाद उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी भी लेंगे। ठीक ऐसा ही कंसेप्ट हमारी स्टेट बैंक ने सबसे पहले लाया है। अच्छा। अब और हमारी बैंक भी इसे अडॉप्ट करने के रास्ते पर है। IBPS को इसका शेड्यूल दे दिया गया है कि किस तरीके से हमें रिक्रूटमेंट चाहिए। तो केवल और केवल काउंटर का जो वर्क है आजकल वो लोकल के लोग करेंगे जो 20-25 हज़ार में हायर किए जाएंगे। उनकी मैक्सिमम सैलरी 20-25 हज़ार होगी। बाकी का सारा काम जो है लोकल यानी जो आसपास के एरिया के, जो आसपास के एरिया के हैं, विदाउट एग्जाम। विदाउट एग्जाम नहीं, उनके लिए भी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कोई ना कोई सिलेक्शन सर्टन क्राइटेरिया रखा जाएगा। अच्छा। पर ऐसे लोग एकदम कम सैलरी पर हायर किए जाएंगे। जो ऑफिसर की पोस्ट निकलती है आजकल उनमें आप काफ़ी कमी देख पा रहे होंगे। ये इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से बैंकें खर्चा कर रही कि सैलरी पे वो बहुत ज़्यादा है, और सैलरी से जो लोग कमा के दे रहे हैं वो बहुत कम है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बैंकों में एम्प्लॉय कम है लेकिन पर एम्प्लॉय वो बहुत ज़्यादा कमा के दे रहे हैं। पर जानते हैं जिस तरीके से सरकार बदल रही है, जिस तरीके से आदमी की ग्रिड होती है जिसे हम लोभ कहते हैं, वो लोभ कहीं ना कहीं सरकार का बढ़ रहा है कि हमें कम लोगों से ज़्यादा काम करवाना है। इसीलिए कम खर्चे वाले लोग हायर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सर हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले लेकिन जॉब के अलावा कहीं और। तो आप देख सकते हैं कोई भी टॉपिक उठाएं, एग्रीकल्चर में 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट में से कोई एक टॉपिक उठाएं, उस टॉपिक को आप डिटेल में स्टडी करिए, आपको आपकी ज़िंदगी की राह मिल जाएगी। कोई भी एक टॉपिक, चाहे BS एग्री से हो, चाहे आप BS हॉर्टी से हो, किसी और
किसी और फैकल्टी से हो आप, बस उस एक टॉपिक को ठीक से पढ़िए, आपको आपकी ज़िंदगी की राह मिल जाएगी। अगर आपने उस एरिया में करियर कर लिया, जैसे कि मैं कहता हूँ जो बायो पेस्टिसाइड्स है, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड है, इतना ज़्यादा मूवमेंट है। जैसे हम बैंक में हैं तो हम पर प्रेशर आता है कभी कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये फार्मिंग कहीं ना कहीं आगे जाने वाली सस्टेनेबल, जो हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं एग्रीकल्चर में, वो आने वाली है। उसी को प्रमोट करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, जैसे बायो पेस्टिसाइड की मैं बात कर रहा था, अगर आप उसे प्रोडक्शन में लग जाए तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। ट्राइकोडर्मा का 100 ग्राम का पाउच जो मात्र 20-25 रुपए की लागत में तैयार होता है, उसको आप 200 से 250 रुपये में बेच सकते हैं। यानी कि लगभग 10 रुपए की चीज़ आप 100 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि लगभग 90% का आपका मुनाफा है। आपकी ब्रांडिंग सही है, आपकी मार्केटिंग सही है, तो आपको 100% सक्सेस है। तो मेरा मानना यह है कि रादर दैन जॉब्स आप शिफ्ट हो जाइए उस एरिया में जहाँ, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसे हम बिजनेस पर्सपेक्टिव कहते हैं। और इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्या गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में आने वाले एग्ज़ाम, जैसे जो बैच पास आउट हो रही है, हाँ, वो बस ये चाहती है कि किसी भी तरीके से नौकरी मिल जाए। जैसे मैं था, जैसे मेरे दोस्त हैं, वो चाहते हैं चाहे 20,000 की हो, चाहे 25,000 की हो, चाहे 1 लाख की हो, लेकिन पहले कोई ना कोई नौकरी मिले। चाहे मुझे 15,000 की पे करना था, उसके बाद जाके मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लूँगा। यानी कि लोगों का बस यही पर्सपेक्टिव है। ये माइंडसेट सही है? ये माइंडसेट देखो, जहाँ तक मेरी बात है, कुछ दिनों तक जब तक मेरी जॉब नहीं थी तो मेरा यही माइंडसेट था, बिल्कुल यही माइंडसेट था। लेकिन जब से मैं बैंक में आया हूँ, जिस तरीके से हमसे काम करवाया जा रहा है, उस तरीके से मैं सोचता हूँ जितना मैं काम यहाँ कर रहा हूँ उतना खुद के लिए करूँ तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में करोड़पति तो बन ही जाऊँगा। बहुत जो मतलब ऐसा क्यों होता है कि भाई लोग ऐसा माइंडसेट बना लिए कि भाई अगर कोई मुझे काम देगा तभी मैं करूँगा? खुद से जब टाइम मिलता है लोगों को तो उस टाइम का वैल्यू नहीं कर पाते हैं, फिर उसको दूसरे किसी फालतू काम में लगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सोचना बिल्कुल सही है। बात दरअसल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की है, हमारे पेरेंट्स की गलती है। जैसे मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने शुरुआत से ही मुझे ये चीज़ सिखाई है कि नौकरी सबसे सही है। अगर मैं घर वालों को आज भी मैं कोई भी बिजनेस बताता हूँ, मेरे पास ये आइडिया है कि हम इस पे काम कर सकते हैं, मेरे घर वाले सबसे पहले जवाब यही देते हैं। मेरे घर वाले उसी में से कुछ ऐसे एग्जांपल खोज के लाएंगे जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, कि उससे मुनाफा नहीं तोटा हुआ है उनको, अच्छा, उनको घाटा हुआ है। ऐसे एग्जांपल मेरे घर वालों ने मान के चलो रट रखे एकदम। मैं कभी उनको शेयर मार्केट मतलब बिना ट्राई किए? हाँ, बिना ट्राई किए उन्होंने ऐसे एग्जांपल खोज। घाटा ही होता है इसमें? घाटा ही होता है। जैसे मैंने एक दिन घर पे जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। अच्छा। तो उन्होंने कहीं से, कोई कलेक्टर का भाई है, अब हालांकि मुझे वहाँ उसी घर में रहते हुए 24 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक कभी नाम नहीं सुना, लेकिन उन्होंने उसका एग्जाम्पल पता नहीं कहाँ से अपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि उसने फांसी लगा ली है कि शेयर मार्केट में लॉस के कारण। अब मैंने अपनी कानों में कभी ये नहीं सुना है, और वो जो कलेक्टर का भाई बता रहे थे, मुझे नहीं लगता उस नाम का कोई कलेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा। तो मेरे घर में, यानी कि जिस तरीके मेरे घर में कंडीशन है, तो बाकी का और ख़राब हो सकती है। लेकिन मैं सारे घरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं हो सकती है। सही। तो हमारे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं सुधर लेना चाहिए, कहीं उनको अपना पर्सपेक्टिव बड़ा करना चाहिए। मैं आज भी अपने घर वालों को बोलता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा जो छोटा भाई है उसको कम से कम नौकरी मत कराए, उससे कोई बिजनेस कराए। तो आपके यहाँ शायद डेयरी का बिजनेस खोले आप? हाँ, तो मैं धीरे धीरे अब स्टार्ट कर रहा हूँ, डेयरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे पोल्ट्री, गोट आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक स्टार्ट है। तो मतलब अभी कुछ, मतलब कितनी गाय रखे हैं आप? अभी फिलहाल तो हमने 1 से स्टार्ट किया था, अभी 9 है फिलहाल। 9 गाय हैं? 9 गाय हैं। सारे गाय की भैंस भी है? नहीं, भैंस हमारे यहाँ भैंस का उतना ज़्यादा प्रचलन है नहीं, तो गाय ही हम पालते हैं। तो अभी कुछ प्रॉफिट दिख रहा है आपको? देखो, प्रॉफिट की बात करें तो फिलहाल 2019 का जो कोविड आया, 2019-20 का जो कोविड आया था, उस वक्त जो मिल्क की पाउडर तैयार हुई थी, वो अभी तक मार्केट में वैसी ही पड़ी हुई है। जब तक वो नहीं कटेगी तब तक मिल्क के प्राइस स्टेबल नहीं होंगे। इसीलिए दूध का रेट अभी कम है, लेकिन भविष्य में ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें चांसेस है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, पर कैपिटा बढ़ेगी नहीं मुझे लगता है। देखो, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बात नहीं है, बात है प्रोसेसिंग की। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर बहुत कम है। अच्छा, स्टोरेज सिस्टम भी खराब है? सिस्टम वो तो खराब है, नो डाउट वो खराब है। इसीलिए हमारे अभी नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने मिलकर एक सबसे लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज का एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है 2023 में, जिसके अंतर्गत वो बहुत बड़ा स्टोरेज बनाने वाले हैं। लगभग मुझे लगता है 1 करोड़ टन के आसपास उनका टारगेट है। हम लोग टॉपिक से बहुत भटक गए लगता है। हाँ, हम लोग स्टार्ट किए थे बच्चों के लिए, लेकिन हमने कुछ चीज़ें बात की उसके बारे में भी। ये काफ़ी ज़रूरी था बात करना, आप लोगों से भी शेयर करना। सो थैंक यू सो मच तेजस सर, आपने समय दिया अपना, और इसको यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी
टाइम मिलेगा तो अच्छे अच्छे टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एग्रो अकेडमी चैनल है हमारा जिस पे हम पढ़ाते भी हैं, सर का लेक्चर वगैरह भी रहता है, आप जाकर उसको फॉलो कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।